So let me start with the new chapter, that is solid states. देखो बेटा, पहले तो सिंपल सी बात है, सॉलिड स्टेट होता क्या है। हमने बोला था कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो, तो रूम टेम्परेचर पे वो जिन कंडीशन में एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को सॉलिड बोलते हैं। अब ऑब्वियसली जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो, तो वो जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन को अपन सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसका खास बात ये ध्यान रखना है कि हमने किसी सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं बोला है, हमने उसकी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को सॉलिड बोला है कि वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी स्टेट क्या है, स्टेट इज इंटर कन्वर्टिबल, तो सब्सटेंस कैन नेवर बी अ स्टेट। ठीक, तो यहां मैंने सिर्फ ये बोला कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो, तो रूम टेम्परेचर पे वो जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा उस कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को सॉलिड बोलेंगे। ऑब्वियसली बेटा, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अबव है वो तभी हो सकता है अगर उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट स्ट्रांग। तो सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। ठीक, दूसरी बात, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ करके रखते हैं, इसलिए दे कैन नॉट मूव। इफ दे कैन नॉट मूव, दे आर नॉट फ्लूइड्स, वो फ्लो नहीं कर सकते। एंड एनीथिंग व्हिच डज नॉट फ्लो कैन हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज। इसलिए सॉलिड्स का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज हुआ करता है। दैट इज ऑल वी हैव इन सॉलिड्स। ठीक, अब सॉलिड्स की जहां तक हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हमारी बात यहां से शुरू होती है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of arrangement of particles, arrangement of particles, ठीक है जी। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि कैसे पार्टिकल्स अरेंज्ड है, उसके हिसाब से सबसे पहले हम बांटने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं। देखो बेटा, on the basis of arrangement of particles we have two type of solids. One are called as amorphous solids, amorphous solids, ठीक, and another are called as crystalline solids, crystalline solids, ठीक। so देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, ठीक, on the basis of particles we have two type of solid, amorphous solids and crystalline solids. When you talk about amorphous solids, बेटा amorphous solids वो होते हैं जिनके particles are irregularly arranged, यानी constituent particles, constituent particles are irregularly arranged, are irregularly, regularly arranged, जिसके constituting particle irregularly arranged होते हैं, उसको amorphous solids बोलते हैं। तो amorphous solids are the solids जिनके constituting particles are irregularly arranged। वहीं पर बेटा अगर क्रिस्टलाइन की बात करें, तो क्रिस्टलाइन हम उनको बोलते हैं जिनके constituting particles are having regular arrangement, so they are regularly packed, regularly so they are regularly packed, ठीक। तो उसके बाद हम बात करें जो constituting particles इसमें होते हैं amorphous में। देखो बेटा, क्रिस्टलाइन में मैंने बोला कि रेगुलरली पैक्ड, यानी देयर इज एन ऑर्डर। रेगुलरली पैक्ड का मतलब क्या, कि देयर इज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर रहता है। जैसे अगर बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज ऑर्डर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेगुलरली पैक्ड। जबकि इसमें हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे करके पैक्ड है, so there is a disorder in that, clear।
तो यहाँ पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। और क्रिस्टलाइन में हम बोलते हैं दिस इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर? बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इसकी जो यू कैन से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक है, बहुत दूर दूर तक हमें क्या मिलती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलती है, ऑर्डर मिलता है। देखो बेटा अमॉर्फस में ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर होता है लेकिन बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस तक ऑर्डर पाया जाता है, फिर इरेगुलरिटी आ जाती है। कहने का मतलब दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बेटे इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर का बोलते हैं कि ऑर्डर अगर है भी तो बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस तक है। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं ये पार्ट ले लेता हूं, मैं मानता हूं कि ये पार्ट इसका ऑर्डर्ड पार्ट है। ठीक, तो अमॉर्फस का ऑर्डर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइट। तो क्रिस्टलाइट इज द पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड व्हिच हैज अ रेगुलर ऑर्डर, पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड व्हिच हैज अ रेगुलर ऑर्डर। ठीक, अब अगली बात देखो बेटा, अगर रेगुलर ऑर्डर है तो उनके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल के बीच के डिस्टेंसेस आर मेंटेन, वो लगभग सेम रहेंगे, तो उनकी फोर्सेस सेम रहेगी। फोर्सेस सेम रहेगी तो वो फोर्सेस एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टूट पाएंगी। ठीक, इसलिए दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी हम बोल सकते हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसी का दे दिया, बोला ये 323 केल्विन पे पूरी तरह मेल्ट कर जाएगा, तो बेटा 323 केल्विन पे पूरी तरह मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि देखो हर एक पार्टिकल के बीच की फोर्स बराबर है, तो जितने एनर्जी से एक फोर्स टूटनी है उतनी एनर्जी से दूसरी फोर्स टूटनी है, उतनी एनर्जी से तीसरी फोर्स टूटनी है। इसलिए ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या होगा, एक ही टेम्परेचर पे सारी फोर्सेस टूट जाएंगी, इसलिए दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। So when you talk about this amorphous solid, amorphous solid जो होते हैं, they melt over a range of temperature. They melt over a range of temperature. यानी कहने का मतलब क्या है कि amorphous solid जो होते हैं, they melt over a range of temperature. इसमें क्या होगा, मतलब यू कैन से टेम्परेचर का रेंज दे दिया जाएगा, हमें बोलेंगे जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 300 से लेकर के 400 केल्विन के बीच बीच में होगा, यानी 300 केल्विन से शुरू होकर 400 केल्विन तक मेल्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक, तो कोई फोर्स पहले टूट जाएगी, कोई फोर्स बाद में टूट जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं टूटेगी, तो दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगली बात, क्रिस्टलाइन जो होते हैं दे अंडरगो क्लीवेज, दे अंडरगो क्लीवेज। क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनमें क्लीवेज होती है। नाउ व्हाट द हेल इज क्लीवेज? बेटा क्लीवेज का मतलब होता है देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ, मान लो ये है मेरे पास कोई सॉलिड, ठीक, अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मैंने इसको चाकू से काटने की कोशिश की, ठीक, और काट करके क्या किया, ऐसा बना लिया। देखो ये रेगुलर प्लेन्स में कटा है, ठीक, क्योंकि फोर्सेस सारी जगह सेम है, तो इसलिए इसको जब हम काटेंगे, यहां से काटा, so they will be cutting in a regular plane basically. So this cutting into regular planes is called as cleavage. Whereas बेटे अगर मैं amorphous की बात करूं, so they undergo breakage. इसमें बेटा breakage होती है। breakage का मतलब क्या है, irregular plane में काटना। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कुछ ऐसे कटेगा भाई, ठीक, तो कहने का मतलब इसमें अगर मान लो ये एक सॉलिड था, अमॉर्फस था, इसको काटा तो ये ऐसे से कट गया, इरेगुलर प्लेन में कटना, दैट इज ब्रेकेज। तो इसमें ब्रेकेज होती है, उसमें हमारे पास क्या होती है, क्लीवेज होती है। समझ में आती है बेटा? नो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना। जो आपके पास अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक इन नेचर। नाउ व्हाट द हेल इज आइसोट्रोपी? या आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है बेटा? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। क्या? सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सिमिलर फिजिकल
properties, physical properties in all directions, जिसमें सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं. सो दे आर कॉल्ड एज टू बी आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस. तो ये आइसोट्रोपिक होते हैं. और जहां तक हम बात करें क्रिस्टलाइन की, ये अनाइसोट्रोपिक होते हैं. अनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है बेटा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties in different directions. Different physical properties in different directions. So this is called as anisotropy. इसको हम anisotropy बोलते हैं. तो ये anisotropy होते हैं जबकि ये isotropic होते हैं. Now, why? क्या आपको नहीं लगता कि सर ने गलत लिख दिया? रेगुलर पैकिंग तो बेटा क्रिस्टलाइन की है, लेकिन क्रिस्टलाइन को सर बोल रहे हैं कि ये अनाइसोट्रोपिक है, और इसकी इरेगुलर पैकिंग है, इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोट्रोपिक है. यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में सेम है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट, जबकि इसमें रेगुलर पैकिंग है. बेटा रेगुलर पैकिंग ही तो इसकी प्रॉब्लम है. क्या है, मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं. से मैंने NaCl लिया व्हिच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक, यहाँ पे Na1 पॉजिटिव है, यहाँ Cl1 नेगेटिव है, Na1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है. यहाँ Cl1 नेगेटिव होगा, यहाँ Na1 पॉजिटिव होगा, यहाँ Cl1 नेगेटिव होगा, यहाँ Na1 पॉजिटिव होगा. यहाँ पे बेटा Na1 पॉजिटिव होगा, यहाँ Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव. मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है NaCl का. अब आप अगर इस डायगोनल पे चलते हैं तो वी काउंटर ओनली अनायंस. हमें सिर्फ अनायंस मिलते हैं, क्लोराइड अनायंस. और आप अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वी काउंटर ओनली कटायंस. इसमें कटायंस काउंटर होते हैं. ठीक, आप अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वी काउंटर कटायन एंड अनायंस बोथ. तो डिफरेंट डायरेक्शन में वी काउंटर डिफरेंट आयंस और डिफरेंट पार्टिकल्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, यानी हीट करते हुए थर्मली जो एक्सपैंड होता है कोई चीज, तो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कटायन के लिए अलग है, अनायन के लिए अलग है. क्योंकि कटायन का न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली है, तो उसको स्वेल करना थोड़ा मुश्किल है. और वहीं पर बेटे हमारे पास अनायन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली. ठीक, तो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट उनका अलग अलग होता है. इसलिए अगर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग एक्सपेंशन होगी, दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे अलग एक्सपेंशन होगी, तीसरी डायरेक्शन में जाएंगे अलग तरह की एक्सपेंशन होगी. जबकि अमॉर्फस में क्या होता है, वी टेक एन एवरेज ऑन प्रॉपर्टी, क्योंकि सारी जगह पर पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज एवरेज, और एवरेज हमेशा सेम रहता है. तो समझो आइसोट्रोपिक क्यों है और अनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन क्यों है. बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली. जल्दी जल्दी बेटा, सारे के सारे बच्चे. ओके, नो नेक्स्ट बात करते हैं. देखो बेटा, अगर हम बात करें कि क्रिस्टलाइन दे आर एक्चुअली टू सॉलिड्स. बेटा टू सॉलिड्स है ही कौन? बेटा टू सॉलिड्स है ही सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एक्चुअली टू सॉलिड्स. ठीक है, जबकि हमारे पास ये जो अमॉर्फस होते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं. दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स. अमॉर्फस आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ठीक है, समझ में आई? अमॉर्फस आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स. नाउ अगर आपसे पूछे कोई सुपर कूलिंग क्या होती है, ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है सुपर कूलिंग क्या होती है, बेटा एकदम से ठंडा करना और एकदम से गर्म कर देना, या एकदम से गर्म करके एकदम ठंडा करना, दैट इज कॉल्ड सुपर कूलिंग. इससे हम ग्लास बनाते हैं, ग्लास ऐसे बनाते हैं, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड अमॉर्फस सॉलिड. इसमें क्या होता है कि हम ग्लास के कंपोनेंट्स को एकदम से मेल्ट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाके एकदम ठंडा करते हैं, एंड इट एक्वायर्स अमॉर्फस करेक्टर. समझ में आई मेरी बात?
तो दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, जबकि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। एक खास बात यहां पे समझ लेनी जरूरी है कि अगर अमॉर्फस है तो अमॉर्फस को अगर आप क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लो अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन डू एनीलिंग। क्या कर सकते हैं? एनीलिंग। नाउ व्हाट दैट इज एनीलिंग? बेटा एनीलिंग इज स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग, स्लो हीटिंग देन स्लो कूलिंग। पहले इसको स्लोली हीट करो और फिर स्लोली कूल डाउन करो। तो क्या होता है, पार्टिकल के पास इनफ टाइम मिल जाता है कि वो पार्टिकल अपनी प्लेस पे दोबारा आ सके। समझ में आई? जैसे बेटा देखो, हम ग्लास को अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है जी। और ग्लास जो होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसीलिए ग्लास जो होता है दैट फ्लोज एट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्पीड। ग्लास बहुत छोटी स्पीड पे फ्लो कर रहा होता है, हमें दिखता नहीं है लेकिन फ्लो कर रहा होता है। जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होती है ना, उनके अगर विंडो पे देखोगे नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्लास है फ्लोन, वो नीचे आ चुका है, तो नीचे से वो मोटे हो चुके होते हैं, ऊपर से पतले हो चुके होते हैं, क्योंकि ग्लास flows at very small speed because it is not actually solid, it is super cooled liquid, so it flows at infinitesimally small speed। इसलिए ग्लास नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है, ठीक। लेकिन इन्हीं ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के ग्लास को अगर देखें तो कई मॉन्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ग्लास मिल्की हो गए होते हैं, यानी इसमें मिल्कीनेस, हेजीनेस आ गई होती है। क्यों? ये सिर्फ उन ग्लासेस में आती है जो सन की तरफ फेस कर रहे होते हैं। तो सारा दिन भर उनके ऊपर सन पड़ता है, वो वार्म अप होते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं, हीट अप होते रहते हैं, हीट अप होते रहते हैं, और रात को वही स्लोली ठंडे 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 होते रहते हैं। तो उसमें सारा दिन स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग चलती रहती है, एनीलिंग होती रहती है। तो जब हीटिंग होगी पार्टिकल दूर जाएंगे, जब कूलिंग होगी पार्टिकल पास आने लगेंगे, तो कई बार क्या होता है, दे एक्वायर अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इसलिए ग्लास के अंदर पार्शियल क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाती है, क्रिस्टलाइट्स बन जाते हैं। मैंने बोला ना क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइट्स आर द पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइट वो पार्टिकल्स होते हैं अमॉर्फस सॉलिड के विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट। ऐसे पार्टिकल अमॉर्फस सॉलिड के जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनको क्रिस्टलाइट्स बोला जाता है। बात समझ में आती है कि नहीं? तो क्रिस्टलाइट्स जो हैं वो बन जाते हैं जिससे ग्लास हेजी हो जाता है। तो याद रखें कि अगर आपको कभी अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज एनीलिंग, दैट इज स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग। और वहीं पे अगर क्रिस्टलाइन को आपको अमॉर्फस में कन्वर्ट करना है, you want to crystalline thing, you want to convert a crystalline solid into amorphous, so do supercooling। supercooling is, अभी आपको बता दिया, very quick heating, very quick cooling, ठीक। एकदम सडन हीटिंग, सडन कूलिंग, सुपर कूलिंग जो होती है वो करेंगे तो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको हीट किया तो पार्टिकल इधर उधर चले गए, जब आपने सडनली कूल डाउन कर दिया, पार्टिकल के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी स्पेस पे आता, सो इधर उधर बिखर गया होगा, इसलिए उसमें अमॉर्फस कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज हियर, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज? ठीक, देखो बेटा, दुनिया में जितने भी पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जितने भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं, ठीक, पॉलीमर्स वो सारे अमॉर्फस होते हैं। जैसे पीवीसी, जैसे प्लास्टिक कोई भी तरह का होता है, ठीक, जैसे बेटे आपके पास टेफ्लॉन हो गया, दुनिया में जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? अमॉर्फस होंगे। क्लियर? ऐसे ही ग्लास इज अनदर एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास इज अनदर एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। एंड whereas ionic solids like NaCl etc are example of crystalline solids। ionic solids, metallic solids जो मेटल है
वो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं ज्यादातर। मेटालिक सॉलिड्स जनरली आर क्रिस्टलाइन, ठीक, और यू कैन से आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन एंड कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स, नेटवर्किंग सॉलिड्स, ये सारे आगे बताऊंगा तुम्हें मैं वैसे, ठीक, ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे आयनिक में आ गया NaCl एटसेट्रा, मेटालिक आ गया सिल्वर गोल्ड एटसेट्रा, ठीक है जी, और कोवलेंट में आ गया बेटा क्वार्ट्ज डायमंड एटसेट्रा, डायमंड एंड क्वार्ट्ज एटसेट्रा, ठीक, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा जी, क्लियर। तो ऐसे करके हम अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों में इजीली ये समझ सकते हैं फर्क। तो उम्मीद है पहला पार्ट आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इजी पार्ट है, ठीक, बहुत छोटे बच्चों वाला पार्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया, आगे चले। चलिए, अब ये तो था अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। अब हम बेटा अगेन सॉलिड को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल है ये है कौन से भाई, किन किन पार्टिकल से मिलके ये सॉलिड बना है। अब हम इस बात पे इसको बांटने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो है वो कौन से हैं। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आएंगे हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। अब आयोनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं बेटा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर आयंस, constituting particles are ions। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल आयन और आयन के बीच में जो फोर्सेस होती है बेटा, वो फोर्सेस हुआ करती है आयन के बीच में, जिनको हम बोलते हैं, आयन के बीच में जो फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक, ठीक, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्वाइट हाई, मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, क्वाइट हाई, दे आर हार्ड, रिजिड, दे आर हार्ड रिजिड, ठीक है जी, बट आर ब्रिटल, बट आर ब्रिटल, दे आर हार्ड रिजिड बट आर ब्रिटल, ठीक है जी। So they are bad conductor in their solid, or you can say bad conductor in their solid, or you can say solid form, but they are good conductor in their molten or aqueous form. Yani they act as electrolytes, electrolytes, yani do not conduct electricity, do not conduct electricity in their solid form, but conduct in their
molten और aqueous forms। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल बात है यार कि जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक, और इस वजह से पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव, वो फ्री नहीं होते और मूव नहीं कर पाते, इसलिए कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एज दे आर मोल्टन देयर फोर्सेस ब्रेक डाउन, एज दे आर पुट इन वाटर देयर फोर्सेस ब्रेक डाउन, एज यू कैन से व्हेन फोर्सेस आर ब्रेक डाउन आयंस आर फ्री एंड आयंस आर द कैरियर ऑफ चार्ज, तो वो करंट कैरी करना शुरू कर देते हैं। जनरली दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जनरली दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे तो एग्जांपल तो जितने भी आयनिक सॉल्यूट ले लो, NaCl एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक, KCl, CaCl2 एटसेट्रा, ये सारे आयनिक सॉलिड्स इसके एग्जांपल हो गए। ठीक, नथिंग डूइंग मच। अब दूसरी तरह के हमारे पास जो आएंगे बेटे जी, सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड्स हमारे पास आएंगे जिनको हम बोलेंगे बेटा कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स। कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड्स। देखो बेटा, सबसे पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड देन दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड वाले सॉलिड नहीं होने चाहिए, वीक बॉन्ड है। पर बेटा कोवलेंट सॉलिड तभी बनते हैं अगर वो नेटवर्किंग हो, अदरवाइज कोवलेंट सॉलिड जनरली नहीं होते। जनरली की बात कर रहा हूं, नॉट ऑलवेज। Generally, covalent solids are not, you can say, which are not networking. Covalent solids are generally networking solids. Networking होती है इसीलिए होता है। समझ में आई बात? ठीक, इसके बीच की फोर्सेस कौन सी होंगी? पहली बात, constituting particles are atoms. Constituting particles are atoms. ठीक है जी, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक, फोर्सेस कौन से बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, अगली बात, मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं सर। एक तरफ तो आप मेरे को ये बोल रहे हो, एक तरफ तो आप सर ये बोल रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, ऊपर से क्या बोल रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इवन मोर देन आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक सॉलिड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है बेटा? कोवेलेंट सॉलिड्स का होता है। ठीक, कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंसेस का नाम बताओ। चलो शाबाश, दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम बताओ, जल्दी जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं होता इतना अपने पास। ठीक है आकाश, बाकी का छुनछुने बजा रहे हैं। दुनिया का हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है B4C3 या B4C, जिसको नॉर्बिया या नॉर्बाइड बोला जाता है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस क्या होता है? नॉर्बिया या नॉर्बाइड। ठीक, B4C या B4C3। ठीक है जी बेटा, ऐसे करके हमारे पास दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस रहता है। एक, इधर इट कैन बी कॉल्ड एज B4C और B4C3। आप बोलोगे डायमंड, विद डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस है, इट इज नॉट हार्डेस्ट वन, इट इज हार्डेस्ट नेचुरली नोन। B4C3 जो होता है ये कैसा होता है? ये सिंथेटिक होता है। ठीक, ये बनाया गया लेबोरेटरी में, हार्डेस्ट नोन है ये। ठीक, लेकिन नेचुरली हार्डेस्ट जो एग्जिस्ट करता है वो डायमंड है, पर B4C3 उससे ज्यादा हार्ड है, बट वो सिंथेटिक। ऐसे ही बेटा जितने भी दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस है, B4C3 ले लो, सिलिका SiO2 क्वार्ट्ज, 3-dimensional silicates क्वार्ट्ज। ठीक, या कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड,
SiC, ठीक, ये सारे हार्ड हैं और सारे कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड हैं। तो दुनिया के जितने हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड ले लो यार, आप चाहे B4C3 ले लो, आप चाहे SiC ले लो, ठीक, दुनिया के हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑल आर कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड। हालांकि कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, पर बेटा कोवलेंट बॉन्ड वीक जरूर होता है, यहाँ पे नेटवर्किंग होने से एक साथ बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ते हैं। इसलिए कोवलेंट सॉलिड्स tend to have high melting points and they are very hard because we have to break number of covalent bonds at a time, तो मुश्किल होता है। Clear? But there is an exception to this also, बेटा, mind it, ठीक, हम बोल रहे हैं कि hard and rigid, but exception is graphite. Graphite is an exception. Graphite is an exception. ठीक, it is exception of what you can say networking. It is networking, covalent networking solid है, but it is soft. Soft होने का इसका रीजन आपको पता ही है, ठीक, आपने +1 में सभी ने पढ़ रखा है कि सॉफ्ट होने का रीजन क्या होता है। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक लेयर कार्बन की, दूसरी लेयर, और उन लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस लाइक वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो एक लेयर दूसरी के ऊपर से स्लिप हो जाती है, that tends to give slippery or you can soft nature to graphite, but it is also a covalent networking solid, mind this. फिर अगली बात ये हार्ड एंड रिजिड जो है, they are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity in pure form, electricity in pure form, प्योर फॉर्म में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है जी। पर बेटे बहुत सारे ऐसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या पोलर कोवलेंट सॉलिड्स बाय पोलर कोवलेंट सॉलिड्स are potential electrolytes, ठीक, polar covalent solids are potential electrolytes. Okay, now I want to ask something to you, और ये आंसर मेरे को अभी चाहिए, बैठे मत रहना, बहुत गुस्सा आ जाएगा, ठीक। चलो विष्णु जी, आप प्रेजेंट है क्या? मैं पहले देख लूं भैया कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। ओके, विष्णु बंसल भाई साहब, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है यार? व्हाट आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स? माइक खोलो और बोलो, अभी लिखने का टाइम नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं है लिखने का। माइक खोलो और बोलो, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सर, जिसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देते हैं। थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देते हैं, तो फिर इसको पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला? तो उसके बाद वो कंडक्ट कर सकते हैं ना। तो पहले नहीं कर सकते, मतलब सर प्योर फॉर्म में नहीं कर सकते वो। प्योर फॉर्म में नहीं कर सकते, ये बात फिर भी हम बोल सकते हैं बेटा। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं which do not conduct electricity in their pure form but conduct electricity in their impure form, जैसे कि HCl है। अब HCl को प्योर फॉर्म में बोले कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। वाटर प्योर फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ वाटर या HCl जो होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर इम्प्योर स्टेट्स। सो बेटा एक होते सॉलिड, एक होते मतलब यू कैन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आपके स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन एज वेल एक्वस स्टेट, पहली बात।
or potential electrolyte do not conduct electricity in their molten state, but they conduct electricity in their impure forms, यानी aqueous state. ये फर्क है, पता भी नहीं होगा कईयों को, ठीक? Anyhow, so they work as potential electrolytes. Again there is an exception. मैंने कहा कि ये bad conductor होते pure form में, but exception again is graphite. Graphite is good conductor in its solid form, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक? Pure form में भी good conductor है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, which is all over the sheet, which is delocalized all over the sheet. तो free electron जो होता है, that is responsible for conductivity of, you can say, graphite. So graphite is an exception. Otherwise, they are bad conductor or they work as potential electrolytes. Here we can do with examples of any, this is like diamond, like quartz, ठीक? Like B4C और C3, ठीक है जी? Like SiC, कार्बोरेंडम बोलते हैं इसको, ठीक? आर्टिफिशियल डायमंड बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड इज आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है जी? अब तीसरे देखते हैं बेटा लोग, ये हमने दूसरे देखे, अब तीसरे होते हैं बेटा मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स, देखो बेटा जब आप मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं, ठीक, सबसे पहली बात तो मेटालिक सॉलिड्स की होती है कि constituting particles are positively charged kernels and mobile electrons, ठीक? So constituting particles are positively charged kernels and mobile electrons, ठीक? इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक? आप बड़े अच्छे से जानते हैं कर्नल क्या होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कर्नल किसको बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. और इसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं, which are called as Lorentz forces are actually metallic bonds, ठीक? अब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे एंड साइज ऑफ कर्नल पे. वी हैव ऑलरेडी डन इन केमिकल बॉन्डिंग कि भैया ये साइज ऑफ कर्नल पे कैसे डिपेंड करती है और एज वेल एज ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड करती है. वी हैव डन इन द केमिकल बॉन्डिंग. तो ये आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट मे बी लो टू हाई, डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर. जैसे सोडियम वोडियम जो है ये थोड़े सॉफ्ट मेटल्स हैं भाई, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है. वहीं पे आयरन, गोल्ड वगैरह ये थोड़े हार्ड मेटल्स हैं बेटा. हार्डेस्ट नोन मेटल बता सकोगे? यस, हार्डेस्ट नोन मेटल, एनीबॉडी कैन गिव मी आंसर? Hardest known metal. Yes, Souvik, एक आप बहुत लेट हो रहे हो बेटा. Please maintain it. This is not right. If there is a problem, you must tell me before. I can do something for you. But आप बहुत लेट हो रहे हैं. It's not right. Anyhow, हम हार्डेस्ट नोन मेटल की बात करें, टंगस्टन इज डेफिनेटली द हार्डेस्ट नोन मेटल, इसमें कोई शक नहीं है. टंगस्टन W, इट इज हार्डेस्ट नोन मेटल, बिल्कुल सही. और हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कैन रेंज फ्रॉम लो टू हाई डिपेंडिंग अपॉन द delocalized electrons. Obviously they can be soft, they can be soft,
टू वेरी हार्ड। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और बहुत ही हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है जी। रही बात, दे आर गुड कंडक्टर इन देयर सॉलिड फॉर्म्स, गुड कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड फॉर्म्स, ये अपने सॉलिड फॉर्म में ही गुड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, which are responsible for the conduction. As they are mobile electrons which are responsible for conduction, they are good conductor in the solid form itself. ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आती है। मेटल्स की और बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती which you can explain on the basis of, you can say, its structure. We have already explained that. In chemical bonding we have done number of things on the metallic bonding, ठीक, तो अभी दोबारा उसको करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। हाँ, इसमें खास बातें जो है, दे हैव मेटालिक लस्टर्स, दे हैव मेटालिक लस्टर, इनके ऊपर चमक होती है, ठीक। और मैंने ये भी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया था बेटा, इसकी जो चमक होती है, इट इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मेटल कर्नल्स ऑन देयर मीन पोजीशंस। क्या? ऑसिलेशन ऑफ मेटल कर्नल्स ऑन देयर मीन पोजीशंस। जबकि मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग ये पढ़ा देते हैं इट इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से लस्टर नहीं आता। अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से लस्टर आता होता तो बंद कमरे में भी चमकता मेटल मेरे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मोबाइल ही रहेंगे, वो मूव करते ही रहेंगे हमेशा, ठीक। ये है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती, एनर्जी पड़ती है, तो उसके कर्नल्स को एनर्जी मिलती है, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से दे टेंड्स टू रिलीज एनर्जी व्हिच गिव्स अस मेटालिक लस्टर। तो मेटालिक लस्टर इज ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ मेटल कर्नल्स ऑन देयर मीन पोजीशंस, ठीक है जी, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। हाँ जी आकाश, कुछ पूछना चाह रहे हो, जल्दी बोलो, यस और नो। हाँ बोलो, माइक खोलो और बोलो। नो सर, वैसे ही क्लिक हो गया था उस पे। ओके, अगली बात, मेटालिक लस्टर के बाद नेक्स्ट बात हमारे पास, हमें मालूम है कि दे आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बेटा इन केमिकल बॉन्डिंग, कि ये मैलिएबल क्यों होते हैं, डक्टाइल क्यों होते हैं, सोनरस क्यों होते हैं, सोनरस यानी साउंड प्रोड्यूसिंग क्यों होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन ना भाई, ठीक। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनरस, ठीक। और इसके एग्जांपल बहुत सारे उसमें, जैसे आयरन हो गया भैया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी मेटल है इसका एग्जांपल दे सकते हो। तो ये तीसरी तरह के सॉलिड हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल, दैट इज मेटालिक सॉलिड। बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं आगे चलूं? ओके, किसी को पिक्चर क्लिक करनी है, कर सकते हैं। ओके, अब चौथी तरह के सॉलिड की बात करेंगे हम, फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। हम चौथी तरह के सॉलिड्स की बात करेंगे। बेटा बिफोर, ठीक, चौथी तरह के सॉलिड होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। Now when you talk about the molecular solids, constituting particles are molecules, constituting particles are molecules। constituting particle जो होंगे वो molecule होंगे, तो constituting particles are molecules। और molecules के बीच में कई तरह की forces हो सकती है, ठीक। weak van der Waals forces can be there, weak van der
वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ये दो तरह की फोर्सेस पे एग्जिस्ट कर सकती है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस और या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसी के बेसिस पे बेटा हम इसको ना तीन तरह से बांट देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को तीन तरह से बांटा जा सकता है बेटा। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करो, हम बात कर सकते हैं इसमें वाटर की, हम बात कर सकते हैं ग्लेशियल एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। क्लियर? ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जैसे सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड, इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है जी। और दूसरे होते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें पोलैरिटी होती है, इसमें कीजम फोर्सेस पाई जाती है, have done in chemical Keeson forces. It is dipole-dipole attractions. It is dipole-dipole attractions. सॉलिड HCl हो गया, अगर इसका एग्जांपल लेंगे सॉलिड HCl हो गया, या फिर इसका एग्जांपल लेंगे सॉलिड अमोनिया, इस तरह कई सारे एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक, which are you can say is polar molecular solids. और वहीं पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, ठीक, जैसे कि बेटे इनमें फोर्सेस कौन सी होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर देयर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम बात करें, हम बोल सकते हैं जी यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल में हम लिखते हैं आयोडीन, हम लिखते हैं सल्फर, S8 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, और सल्फर सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करती है बच्चे, ठीक। इसी तरह से एग्जाम्पल लिखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई आइस, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई कोल्ड और ड्राई आइस। तो मेरे बच्चों ये तीन तरह के आगे हो गए, और ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, और सबसे वीक जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। तो बिल्कुल क्लियर है जी, ठीक है जी, और मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे ही रेज करेगा, ठीक है जी। हालांकि मॉलिक्यूलर सॉलिड सभी के मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, क्योंकि वीक फोर्सेस है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड के सबसे ज्यादा, फिर पोलर के, और सबसे कम किसके? नॉन पोलर के। समझ में आई बेटा बात? जनरली हमारे पास पोलर और नॉन पोलर दे आर जनरली सॉफ्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मे बी समवट हार्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी समवट हार्ड, अदरवाइज ज्यादातर क्या होते हैं बेटा? ज्यादातर तो हमारे पास सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी समवट हार्ड, तो बेटा क्लियर होता है कि नहीं होता है? अब ये चार तरह के हमने सॉलिड पढ़ लिए बेटा। सबसे पहला पढ़ा था आयनिक सॉलिड, फिर पढ़ा था कोवलेंट सॉलिड, फिर पढ़ा था हमने यू कैन से मेटालिक सॉलिड, फिर हमने पढ़े मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, ठीक, क्वेश्चन तो इसी में आना है। देखो बेटा स्ट्रेंथ में, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक,
तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या स्ट्रेंथ किसकी है? कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड की। कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड ये सबसे पहले, इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। हालांकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आयनिक है लेकिन नेटवर्किंग की वजह से। उसके बाद आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के बाद हमारे पास आएंगे मेटालिक सॉलिड्स। ठीक, मेटालिक सॉलिड्स के बाद हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद हमारे पास आएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस तरह से हम इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कल को हमें एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और हमें बोलते हैं हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगा दें। ठीक, कुछ चीजें हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है। ठीक है जी, हमें ये दे दिया गया है क्वार्ट्ज, NaCl, ठीक है जी। फिर दे दिया गया है सोडियम या आयरन, ठीक है जी। उसके बाद दे दिया गया है हमारे को आइस, फिर दे दिया गया ड्राई आइस, ठीक, और फिर दे दिया गया बेटा हमारे को सॉलिड HCl। अब हमें बोला कि इसको आपने इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लगाना है या इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो देखो बेटा ऑर्डर कैसे लगेगा। सबसे पहले अपन कोवलेंट नेटवर्किंग ढूंढेंगे जिसे क्वार्ट्ज। उसके बाद अगर नेटवर्किंग के बाद देखेंगे तो आयनिक ढूंढेंगे जैसे NaCl। आयनिक के बाद मेटालिक ढूंढेंगे जैसे आयरन। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड में से देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन, बोला आइस। फिर पोलर कौन, सॉलिड HCl, और सबसे लास्ट में कौन, ड्राई आइस। तो दिस में बी द ऑर्डर। ठीक, इसी तरह से बेटा ऑर्डर पूछे जाएंगे और आपस के ऑर्डर तो वैसे भी आपको करवाई दिए हैं कई जगहों पे और आगे कई जगहों पे हो जाएंगे, तो उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। तो बोलो बेटा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्विकली बोलो ये ऐसा। देखो बेटा इसी में मैंने आपको एक चीज खास करवाई है, अनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। ठीक, आइसोट्रॉपी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट डायरेक्शन, अनाइसोट्रॉपी इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई लोग इसमें एक और चीज बताते हैं पॉलीट्रॉपी या पॉलीट्रॉपिक सॉलिड्स। कोई खास बात नहीं है बेटा, जब एक ही सॉलिड डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता हो, एक ही तरह का सॉलिड डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता हो, पॉलीट्रॉपी हो जाएगी। समझ में आएगी, एक ही सॉलिड डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता पॉलीट्रॉपी हो जाती है। सिर्फ कार्बन में पॉलीट्रॉपी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे, ठीक, मतलब देखो अभी थोड़ा हार्ड वर्क तुम भी करो। ठीक, मुझे जानना है तुम्हारे से इनएंशियोट्रॉपी क्या होती है। क्या इनएंशियोट्रॉपी, स्पेलिंग लिख देता हूं भाई। गिव मी द आंसर ऑन माय वर्ड्स। व्हाट इज इनएंशियोट्रॉपी। ठीक, ये आराम से पढ़े और मेरे को बताएं इनएंशियोट्रॉपी क्या होती है, तो फिर मैं बताऊंगा इसका यूज कहां पे हम करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो था टाइप्स ऑफ सॉलिड और ये बहुत सिंपल वाला टॉपिक था। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक, और आपको पता है मेरी आदत का कि मैं ये सोच के नहीं बैठा हूं तुम्हें क्या आता है। मेरी बला से तुम इंटेलिजेंट होंगे,
मेरी क्लास से तुम डफर भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, मुझे तो 0 से Z तक करवाना है। और सॉलिड स्टेट में काके अभी देखते जाना, जिंदगी के मजे न ला दिए तो बोलना, ठीक। चलिए एनी हाउ, अभी तो ये छोटे बच्चों वाली बातें बता दी मैंने आपको, ताकि इसमें भी कोई गलती हमारे से गलती से बिना हो सके। नो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग क्रिस्टलोग्राफी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक, स्टडी ऑफ क्रिस्टल, स्टडी ऑफ क्रिस्टल। तो ऑब्वियसली दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि क्रिस्टल चीज क्या है यार, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल। बेटा जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल क्या होता है बेटा, इट इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट विद डेफिनेट एजेस एंड साइड्स एंड एंगल्स। एक किसी सॉलिड की डेफिनेट अरेंजमेंट विद डेफिनेट एजेस एंड एंगल्स एंड साइड्स, ठीक, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। एक्चुअली क्रिस्टल इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली किसी सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म उसका क्रिस्टल होता है, और उसके डेफिनेट एजेस होते हैं, डेफिनेट उसके बीच के एंगल्स होते हैं, ठीक, तो उसको क्रिस्टल बोला जाता है। अब क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होनी चाहिए स्पेस लैटिस और दूसरा यूनिट सेल। ये सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हें ये मालूम है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कुछ छोड़ना चाहता ही नहीं। स्पेस लैटिस। नाउ व्हाट इज स्पेस लैटिस बेटा, it is arrangement of points showing how constituting particles are arranged in three-dimensional space. क्या बोलेंगे, it is arrangement of points, arrangement of points showing how constituting particles are arranged in 3D space. Arrangement of points showing how constituting particles are arranged in 3D space. ठीक, ये अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, ये शो करते हुए कि हाउ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन थ्री डिमेंशन स्पेस, उसको अपन बोलते हैं स्पेस लैटिस। बेटा जरूरी नहीं 2 डिमेंशन का लैटिस भी लेके चलेंगे, बट येट 3 डिमेंशनल स्पेस में अगर जैसे मान लो हमने ऐसे शो कर दिया, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा पार्टिकल है, ऐसे करके हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। अभी तो मैं 2 डायमेंशन में अरेंज कर रहा हूं बेटा, ऐसे it can be arranged in 3 dimension also, so this is called as space lattice. अब रही बात अगली है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको बोलते हैं, यूनिट सेल बेटा, यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeated again and again gives whole crystal lattice. क्या बोला, smallest repeating unit, smallest repeating unit which when repeated again and again gives whole crystal lattice, so that is called as unit cell, that is called as a unit cell. जैसे देखो बेटा, ये मान लो हम इसको ले लें, ठीक बेटा, एक बात ध्यान रखना,
टू डायमेंशंस में 4 डॉट्स को मिला करके एक यूनिट सेल बन जाता है। ठीक, अगर टू डायमेंशन की बात करें तो कोई 4 डॉट्स को मिला करके एक यूनिट सेल बना करता है। ठीक है जी, तो ऐसे हमने यहाँ पे यूनिट सेल बनाया बेटा। देखो, अब इसी को बार बार रिपीट कर दो तो हमारे पास सारा का सारा यूनिट, सारा का सारा स्पेस लैटिस बन जाएंगे ना बेटा। ठीक, ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। अगर मैं इसी को बार बार रिपीट करता जाऊं तो आई गेट दिस होल स्पेस लैटिस। दिस होल स्पेस लैटिस, ये स्पेस लैटिस हो गया बेटा। और बच्चों ये जो हो गया ये यूनिट सेल हो गया। ठीक, वन इज स्पेस लैटिस, अनदर इज अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जिसको बार बार रिपीट करें उसको यूनिट सेल बोलते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 2D लैटिस। किसकी? 2D लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस की बात करेंगे। टू डायमेंशन में कितनी तरह के लैटिस होते हैं, उसके यूनिट सेल कितनी तरह के होते हैं। ठीक, यहां हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। यहां मैं थोड़ा बना के दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक, यानी उसका डायग्राम, और यहां उसका यूनिट सेल बता दूंगा। ठीक, अब 2D में पहले पढ़ रहे हैं। ठीक, तो 2D में पहले पढ़ने की वजह से पहला हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस, ऑब्वियसली नाम क्लियर कर रहा है कि यहां पे स्क्वायर बना हुआ होगा, लाइक I have a square like this. This is square lattice. ठीक है जी, ये स्क्वायर लैटिस हो गया। अब बेटे इसका यूनिट सेल देखेंगे ना, तो मैंने बोला किन्हीं 4 पॉइंट्स को मिला के यूनिट सेल बनता है। उसके 4 पॉइंट्स को मिलाया तो भी स्क्वायर आया, तो इसका यूनिट सेल भी क्या आ गया? स्क्वायर। सर क्या बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हो? अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरा रेक्टेंगुलर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस। ठीक, अगला हमारे पास रेक्टेंगुलर लैटिस, जैसे कि अब ये रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, ऑब्वियसली जब मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक, सो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगुलर का भी बेटा यूनिट सेल क्या होता है? रेक्टेंगल यूनिट सेल होता है। ठीक है जी, क्लियर। अब आगे आ जाओ, अगला आता है जिसको पैरेललोग्राम बोल देते हैं। पैरेललोग्राम लैटिस। ठीक, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम इस तरह से बन गया। आप ये पैरेललोग्राम लैटिस देख रहे हैं, और इसका यूनिट सेल भी कैसा होगा? लो जी, 4 पॉइंट को मिलाए, क्या बन गया? पैरेललोग्राम। कितनी अजीब बात है ना, पैरेललोग्राम का यूनिट सेल पैरेललोग्राम ही होता है भाई, पैरेललोग्राम। उसके बाद आ जाते हैं बेटा अपने पास हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस, एक तरह से देखा जाए तो हेक्सागन हो गया। दिस इज हेक्सागन, तो एक तरह से हेक्सागोनल लैटिस हो गया ये। अब मजे की बात समझना, ये तो हमें पता है कि ये हेक्सागन बन रहा है,
पर बेटे हमें जब बनाना होता है इसका यूनिट सेल 6 पॉइंट्स को मिला के थोड़ी भी होगा, यूनिट सेल तो सिर्फ 4 पॉइंट्स को मिला के होगा। अगर मैं इसको पूरे को मिला देता तो चलो जी ये हेक्सागोन बन गया, लेकिन दिस इज नॉट यूनिट सेल 4 पॉइंट्स को मिला के होना है, तो मैं 4 पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना तो वो ये होंगे। सो ऑब्वियसली यहां पे यूनिट सेल अलग आ गया पुत्र, यहां यूनिट सेल आता है हमारे पास रोम्बस, यहां गुगली हो गई बेटा, ठीक। रोम्बस विद 60 डिग्री एंगल, बेसिकली रोम्बस विद 60 डिग्री एंगल, तो यहां गुगली हो जाएगी हमारे को, ठीक है जी। और पांचवी बात रोम्बिक लैटिस, पांचवी बात क्या है, रोम्बिक लैटिस। अभी और मजेदार, रोम्बिक लैटिस की जहां तक बात करें, ऐसे करके रोम्बस बने, ये एक रोम्बिक लैटिस है, ठीक है जी। पर इसके भी जब 4 पॉइंट जोड़े जाते हैं, इस तरह से जोड़े जाते हैं बेटा, क्लियर, तो इसका होता है यूनिट सेट रेक्टेंगल विद एन इंटीरियर पॉइंट, रेक्टेंगल विद एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक। तो मजे की बात यह है कि रोम्बिक का जो यूनिट सेल है वो रोम्बस नहीं है, वो रेक्टेंगल विद एन इंटीरियर पॉइंट है, और वहीं पर हेक्सागोनल का यूनिट सेल हेक्सागोनल नहीं है, वो है बेटा रोम्बस विद 60 डिग्री एंगल। तो लास्ट के दो जो है ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप ध्यान में रखें पेपर में आ जाए, ठीक, क्योंकि आ चुका है बेटा ऑलरेडी, ठीक। अगर आ जाए तो बच्चे 99.6% लोग इसको गलत करेंगे, सिवाय आप, कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसको कभी पढ़ा भी होगा, ज्यादातर लोग तो देखते भी नहीं इसको। तो फटाफट बोलो 2 डायमेंशनल लैटिस समझ में आए कि नहीं आए, क्विकली यस और नो, और इसको मिटाना चाहता हूं मैं, जल्दी बताओ। ओके, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल लैटिस की, 3D लैटिस। अब आप डिस्कस करिएगा 3D लैटिस को मेरे साथ। देखो बेटा 3D लैटिस पहले थोड़ा सा मैं एक बना के दिखा देता हूं, क्योंकि फिर आगे कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी होता है। देखो 3D लैटिस अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये 3D में एक लैटिस टाइप बनाया है मैंने। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस लैटिस को देखने के लिए हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे बेटा देखो, एक तो इसकी ये साइड होगी, से दिस इज कॉल्ड एज, ठीक, वाई एक्सिस पे। एक इसकी साइड ये होगी बेटा, से दिस इज कॉल्ड एज बी, ठीक, ये साइड ए और ये साइड बी, ये एक्स एक्सिस पे है, और इसी तरह से ये इसकी तीसरी साइड होगी, साइड सी, ठीक, जेड एक्सिस पे। तो किसी भी 3 डायमेंशनल लैटिस को पढ़ने के लिए 3 साइड्स को पढ़ना पड़ता है, एबीसी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे।
और ऑब्वियसली उनके बीच के एंगल होते होंगे। जैसे बेटा ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल वो कौन सा होगा? ठीक, देखो बेटा आपको मैं एक बात बताता हूं, हमें एबीसी पूरी करनी है। क्या करना है? एबीसी पूरी करनी है। जैसे ए और सी है तो बीच में चाहिए बी, तो ए और सी के बीच का जो एंगल होगा ना बेटे, उसको लिखना बीटा। ये सर्टन होता है बेटा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा। क्लियर? ए और सी के बीच का एंगल बीटा। एनी डाउट्स? और वहीं पर बेटे देखो सी और बी के बीच का एंगल, अब सी और बी के बीच का एंगल नहीं है हमारे पास, ए नहीं है तो लिखेंगे अल्फा। ठीक, सी और बी के बीच का एंगल अल्फा, और ए और बी में क्या नहीं है? सी नहीं है तो लिखेंगे गामा। तो सिंपल बात है, ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो गामा होगा। ठीक है, उसी तरह से ए और सी के बीच का एंगल बीटा होगा, और बी और सी के बीच का एंगल जो होगा अल्फा होगा। तो इस तरह से एंगल्स होते हैं, ठीक है जी, बिटवीन द साइड्स। तो तीन एंगल, तीन साइड्स हमने पढ़ने हैं। तो किसी भी बेटा अगर आप थ्री डायमेंशनल लैटिस की तरफ चलते हो, ठीक, थ्री डायमेंशनल लैटिस की तरफ चलते हो, तो हमारे पास तीन साइड, तीन एंगल हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है बेटा, टाइम कम रह गया है, बीच में छूट जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूं इसको छोड़ना बीच में, और इसको कंटेक्ट भी नहीं तोड़ना चाहता हूं। ठीक, तो थ्री डायमेंशनल लैटिस से ऑनवर्ड कल करेंगे। बेटे आज मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, वेरी बेसिक। ठीक, लेकिन कल रियल अश्विनी सर होंगे, तो कल का आप देखिएगा मजा जरूर आने वाला है थोड़ा बहुत। ठीक, चलिए एनी हाउ